नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के स्टडी हब पर। यहाँ आपको मिलेंगी पढ़ाई से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आसान और क्लियर एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सिंपल हिंदी में। अगर आप चाहते हैं कि कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ आए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुलक यानी पॉलीमर्स। ये टॉपिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल, टायर, जूते और कई अन्य वस्तुएं सब पॉलीमर से ही बनी होती हैं। इस चैप्टर में हम एक दृश्य मार्गदर्शिका के माध्यम से समझेंगे कि सूक्ष्म अणुओं से लेकर कैसे बड़े-बड़े पदार्थों का निर्माण होता है। यानी हम जानेंगे कि छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर कैसे एक बड़ी चेन बनाते हैं, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को आसान भाषा में समझते हैं। अब हम समझते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, बाईं तरफ छोटे-छोटे कण दिखाए गए हैं, जिन्हें मोनोमर कहा जाता है। मोनोमर एक सिंगल यूनिट या सरल अणु होता है, जो पॉलीमर की सबसे छोटी इकाई होती है। अब ध्यान दीजिए बीच में दिए गए एरो पर, जिसे पॉलीमरीकरण यानी पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ते हैं, और जब ये छोटे-छोटे मोनोमर आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बना लेते हैं, तो उसे पॉलीमर कहा जाता है। यानी सरल भाषा में समझें तो पॉलीमर एक बड़ा अणु होता है जो कई छोटे-छोटे अणुओं के जुड़ने से बनता है। इस तरह मोनोमर से पॉलीमर बनने की पूरी प्रक्रिया पॉलीमरीकरण कहलाती है। अब हम प्रकृति के बहुलकों और उनमें किए गए सुधार को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक पॉलीमर की। प्राकृतिक पॉलीमर वे होते हैं जो हमें सीधे पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन और रबर। ये सभी हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अर्ध संश्लेषित पॉलीमर की ओर। ये पॉलीमर प्राकृतिक पॉलीमर पर आधारित होते हैं, लेकिन इन्हें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मॉडिफाई किया जाता है ताकि इनके गुणों में सुधार किया जा सके। उदाहरण के लिए रेयान, सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक पॉलीमर को सुधार कर अर्ध संश्लेषित पॉलीमर बनाए जाते हैं, जो अधिक उपयोगी और बेहतर गुणों वाले होते हैं। अब हम प्लास्टिक की दुनिया को समझते हैं, जो दो मुख्य प्रकारों में विभाजित होती है। सबसे पहले है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर फिर से सख्त हो जाते हैं। इनकी खास बात यह है कि इन्हें बार बार अलग अलग आकार में ढाला जा सकता है, यानी इन्हें रिसाइकल करना आसान होता है। अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। ये प्लास्टिक एक बार जिस आकार में ढाल दिए जाते हैं, वह आकार स्थायी यानी फिक्स्ड हो जाता है। इन्हें दोबारा गर्म करने पर इनका आकार बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों के गुण अलग-अलग होते हैं, और इन्हीं गुणों के आधार पर इनका उपयोग अलग-अलग जगहों पर किया जाता है। अब हम थर्मोप्लास्टिक के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को समझते हैं। सबसे पहले है पॉलीथीन। यह एथीन मोनोमर से बनता है और इसका उपयोग बोतल, पाइप और बैग बनाने में किया जाता है। दूसरा है पॉलीस्टाइरीन। यह स्टाइरीन मोनोमर से बनता है और इसका उपयोग कप, प्लेट, पैकेजिंग सामग्री और खिलौने बनाने में होता है। तीसरा है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये विनाइल क्लोराइड से बनता है और इसका उपयोग रेनकोट, हैंडबैग और पानी के पाइप बनाने में किया जाता है। चौथा उदाहरण है टेफ्लॉन। ये टेट्राफ्लुओरोएथिलीन से बनता है और इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग में किया जाता है। इस प्रकार थर्मोप्लास्टिक के ये उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोगी हैं। अब हम सिंथेटिक फाइबर के एक महत्वपूर्ण उदाहरण नायलॉन 6 को समझते हैं। नायलॉन 6 एक मजबूत और टिकाऊ सिंथेटिक फाइबर है। ये दो मोनोमर से मिलकर बनता है, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन। जब ये दोनों पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, तो लंबी लंबी पॉलीमर चेन बनती हैं, जिनसे नायलॉन 6 तैयार होता है। नायलॉन की खास बात इसकी मजबूती और लचीलापन है, जिसके कारण इसका उपयोग कई दैनिक वस्तुओं में किया जाता है, जैसे ब्रश के बाल बनाने में, कपड़े बनाने में और मजबूत रस्सियों के निर्माण में।
इस प्रकार नायलॉन 6.6 हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत ही उपयोगी सिंथेटिक फाइबर है। अब हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरणों को समझते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो एक बार आकार लेने के बाद दोबारा पिघलते नहीं हैं। सबसे पहला उदाहरण है बैकेलाइट। ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। बैकेलाइट को पहला मानव निर्मित प्लास्टिक माना जाता है। ये गर्मी और बिजली का अच्छा रोधक होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रिक स्विच, प्लग और बर्तनों के हैंडल बनाने में किया जाता है। अब दूसरा उदाहरण है मेलामाइन। मेलामाइन उच्च ताप सहन करने वाला प्लास्टिक है। इसका उपयोग रसोई के बर्तनों और फर्श की टाइल्स बनाने में किया जाता है। इस प्रकार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अपनी विशेषताओं के कारण उच्च ताप और मजबूत उपयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं। अब हम थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गर्मी के प्रभाव की। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सख्त रहते हैं और उनका आकार नहीं बदलता। अब बात करते हैं पुनः आकार देने की। थर्मोप्लास्टिक को बार बार अलग अलग आकार में ढाला जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को दोबारा नहीं ढाला जा सकता। अब संरचना की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक में रेखीय यानी लिनियर श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्रॉस लिंक्ड जाल संरचना होती है। अंत में उदाहरण देखें तो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं पॉलीथीन, पीवीसी और टेफ्लॉन, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं बैकेलाइट और मेलामाइन। इस प्रकार दोनों प्रकार के प्लास्टिक अपने गुणों के आधार पर अलग अलग उपयोगों में काम आते हैं। अब हम रबर की दुनिया यानी इलास्टोमर्स को समझते हैं। इलास्टोमर्स ऐसे प्राकृतिक पॉलीमर होते हैं जिनमें उच्च लोच यानी इलास्टिसिटी का गुण होता है। इसका मतलब है कि ये खींचने पर फैलते हैं और छोड़ने पर फिर से अपने मूल आकार में आ जाते हैं। प्राकृतिक रबर पेड़ों से प्राप्त होता है। इसे लेटेक्स कहा जाता है, जो एक दूधिया यानी मिल्की द्रव होता है। अब इसके निर्माण की बात करें तो प्राकृतिक रबर का मोनोमर होता है आइसोप्रीन, जिसे 2-मेथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन भी कहा जाता है। जब आइसोप्रीन के अणु आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीमर बनता है, जिसे पॉली आइसोप्रीन कहते हैं। इस प्रकार रबर अपनी लोच और लचीलापन के कारण टायर, रबर बैंड और अन्य उपयोगी वस्तुओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम वल्कनीकरण प्रक्रिया को समझते हैं, जिसके द्वारा रबर को अधिक मजबूत बनाया जाता है। सबसे पहले कच्चे रबर की बात करें तो इसकी पॉलीमर श्रृंखलाएं आपस में ढीली होती हैं, जिसके कारण ये कमजोर और कम टिकाऊ होता है। अब वल्कनीकरण प्रक्रिया में रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान सल्फर रबर की पॉलीमर श्रृंखलाओं के बीच क्रॉस लिंक बनाता है। इन क्रॉस लिंक के कारण रबर की संरचना मजबूत और स्थिर हो जाती है। परिणाम स्वरूप वल्कनीकृत रबर अधिक मजबूत, टिकाऊ और लोचदार बन जाता है। इसी कारण इसका उपयोग टायर, बैटरी के आवरण और अन्य मजबूत उत्पादों में किया जाता है। इस प्रकार वल्कनीकरण प्रक्रिया रबर की गुणवत्ता को काफी बेहतर बना देती है। अब हम संश्लेषित रबर यानी सिंथेटिक रबर को समझते हैं, जो उद्योगों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। सबसे पहला उदाहरण है नियोप्रीन। ये क्लोरोप्रीन मोनोमर से बनता है। नियोप्रीन की खासियत यह है कि यह मजबूत और टिकाऊ होता है, इसलिए इसका उपयोग कन्वेयर बेल्ट और होज पाइप बनाने में किया जाता है। दूसरा उदाहरण है ब्यूनाइस। ये एक 3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से मिलकर बनता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल टायर, जूतों के सोल और फर्श कवरिंग में किया जाता है। तीसरा उदाहरण है ब्यूनाइन। ये एक 3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल से बनता है। इसकी खास बात है कि ये तेल रोधी यानी ऑयल रेजिस्टेंट होता है, इसलिए इसका उपयोग गैस्केट, टैंक की लाइनिंग और अन्य औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। इस प्रकार संश्लेषित रबर उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी सामग्री है। अब हम पॉलीमर्स के पर्यावरणीय प्रभाव को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैव अपघटनीय पॉलीमर्स की। ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। इनके प्राकृतिक स्रोतों में स्टार्च, सेल्यूलोज और प्रोटीन शामिल हैं। इसके अलावा कुछ संश्लेषित उदाहरण भी हैं, जैसे पीएचबीवी, नायलॉन 2 और नायलॉन 6। अब बात करते हैं अजैव अपघटनीय पॉलीमर्स की। ये ऐसे पॉलीमर होते हैं
जो प्राकृतिक रूप से आसानी से विघटित नहीं होते हैं। इनमें पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन 6, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन जैसे उदाहरण शामिल हैं। ये पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसलिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जैव अपघटनीय पॉलीमर्स का अधिक उपयोग करना चाहिए और प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए। इस प्रकार पॉलीमर्स का सही उपयोग हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम इस टॉपिक का त्वरित पुनरीक्षण करते हैं, मोनोमर से पॉलीमर और उनके उपयोग। एथीन से बनता है पॉलीथीन, जिसका उपयोग बैग और पाइप बनाने में होता है। विनाइल क्लोराइड से पीवीसी बनता है, जो पानी के पाइप में काम आता है। स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन बनता है, जिसका उपयोग पैकेजिंग में होता है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन से टेफ्लॉन बनता है, जो नॉनस्टिक बर्तनों में उपयोग होता है। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से बेकलाइट बनता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक स्विच में किया जाता है। आइसोप्रीन से प्राकृतिक रबर बनता है, जो लेटेक्स उत्पादों में काम आता है। क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनता है, जिसका उपयोग कन्वेयर बेल्ट में होता है। एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन से नायलॉन 6 बनता है, जो रस्सियों और कपड़ों में उपयोग होता है। तो दोस्तों, ये था मोनोमर से पॉलीमर तक का पूरा रिवीजन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही आसान पढ़ाई के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।